तो मैंने उसका कार्ड लिया, उसको फेंक दिया बिना सोचे समझे। मैंने कहा यही काम रह गया मेरे लिए, या यही काम करूंगा मैं बस। जब भी आप देहरादून आएंगे तो आप मुझे बताना कि आपके लिए मैंने कुछ रखा हुआ है, कुछ एक पार्ट रखा हुआ मैंने उस मेहनताने का, उस पे आउट्स का। तो उस दिन मुझे दिमाग में एक चीज आई कि इस लाइन में कुछ तो है जो मैं पा सकता हूँ। टैलेंट और स्किल यूज करके एक कागज का टुकड़ा बेच रहे हो दूसरे को, और दूसरे को बेच के उसकी जेब से पैसा निकाल रहे हो और पैसा बना रहे हो। तो ये इतना इजी तो नहीं है। लोगों के घर पे मैं जाता था, एक कवर नोट के बदले में लोग मुझे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए दे देते थे, बगैर ये सोचे समझे कि यार मेरे पैसे के साथ ये क्या करें। अगर आप यहां से बात करते हैं तो वो यहीं से सुनेगा, और कस्टमर से आप यहां से बात करेंगे तो कस्टमर यहीं से सुनेगा। चलिए दोस्तों, हमारी ये जो यात्रा है मुंबई से शुरू हुई, मुंबई से शुरू होते होते कई सारे शहरों को पार करते हुए अब हम आ गए हैं ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में हम बैठे हैं महेश शर्मा जी के ऑफिस में, और महेश शर्मा जी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके विचार क्या है एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनकी सोच क्या है। ये सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। तो महेश जी, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल में जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश शर्मा है, और मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो 2007 में मैंने इस जर्नी को शुरू किया था। उससे पहले मैंने स्कूल कॉलेज किया, उसके बाद कोई विज़न मेरा नहीं था लाइफ का कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में कुछ 2 साल 3 महीने मैंने मारुति उद्योग लिमिटेड में नौकरी करी, और नीचे लेवल से मैंने शुरू किया था। उसके बाद फिर फाइनली मैं एडमिन डिपार्टमेंट तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर वहाँ से रिज़ाइन करके मैं वापस ऋषिकेश आया था। ऋषिकेश में मैंने जो अपना पेरेंटल मेरा काम था, मैंने उसको शुरुआत किया। लेकिन मेरा विज़न कुछ और था। जब मैं उस काम को देख के लगता था कि यार मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, या इतने से मेरा नहीं होगा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। बैठा रहता था, आसमान को, छत को, पंखे को देखता रहता था, सोचता रहता था मैं यार इस चीज़ के लिए मैं नहीं बना। तो अंदर ही अंदर एक चीज़ होती है आपको जो खाए जाती है हमेशा, एक लगता है आपको कि नहीं, आप सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बने। बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं कि मैं क्या करूँ। आकांक्षाएं हर किसी की होती हैं, मेरी भी थी, बट एक होता है ना एक रास्ता मिलना, वो रास्ता नहीं मुझे मिल पा रहा था। तो सडन मेरे पास कोई आदमी आया, वो मेरे को बोलता है कि सर एक मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए है। मैंने कहा बताओ क्या आपके पास। तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड थमाया, और विजिटिंग कार्ड जब मैंने देखा तो उस विजिटिंग कार्ड पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड उसका एक बिजनेस कार्ड था, और उसने मुझे ऑफर किया कि आप मेरे साथ इस काम में इन्वॉल्व हो सकते। तो मैंने उसका कार्ड लिया, उसको फेंक दिया बिना सोचे समझे। मैंने कहा यही काम रह गया मेरे लिए, या यही काम करूंगा मैं बस। और फिर मैंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हाथ पैर मारता रहा, देखता रहा, इधर उधर चीज़ों के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा कि मैं किसी चीज़ में चला जाऊँ। एक दिन अचानक बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार शायद उस चीज़ में मैं अपना लक आजमा सकता हूँ, क्योंकि उसमें पैसे तो कुछ खर्च हो नहीं रहे। तो सडन उसी दिन मेरे पास एक व्यक्ति आए और मुझे आके बोलते हैं कि भाई साहब, क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही मेरा काम था उस टाइम पे, जो पेरेंटल मेरा काम था, तो वो मेरे पास आके बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा देंगे। तो एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उससे भी पहले जो कार्ड देके गया था उससे पहले कोई व्यक्ति मिले थे मुझे, वो बोले थे कि अगर कोई आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो मुझे बताना। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा एक ऐसे एक इंश्योरेंस है, आप ये करवा दीजिएगा इनका। तो मैंने उनका इंश्योरेंस उसको रेफ़र किया, उस लीड को उन्होंने इंश्योरेंस करा दिया। उसके बाद एक गाड़ी और अगले दिन आई इंश्योरेंस के लिए, वो भी फिर मैंने उनको रेफ़र कर दी। तो उनका मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले जब भी आप देहरादून आएंगे, क्योंकि वो देहरादून से रिलेटेड थे, मैं ऋषिकेश में रहता था, तो वो बोले जब भी आप ऋषिकेश आएंगे, जब भी आप देहरादून आएंगे तो आप मुझे बताना कि आपके लिए मैंने कुछ रखा हुआ है, कुछ एक पार्ट रखा हुआ मैंने उस मेहनताने का, उस पे आउट्स का। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि पैसे देने के लिए मुझे बात कर रहे हैं, तो कुछ तो हो सकता है इसमें। तो उस दिन मुझे दिमाग में एक चीज़ आई कि इस लाइन में कुछ तो है जो मैं पा सकता हूँ।
तो उसके बाद फिर मैंने अपने अंदर अपने को थोड़ा एनर्जाइज किया इस काम के लिए, थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश की या कुछ तो हो सकता है इस लाइन में। तो वो आदमी मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन थैंक्स टू हिम उस आदमी ने मुझे एक उंगली लगाई और मैं इस लाइन में आ गया। फिर उसके बाद 675 रुपीज़ का एक लाइसेंस बनता था, जो उसके बाद एक एग्जाम भी देना होता था, एक प्रोसेस था। तो 675 रुपीज़ मुझे 3 दिन में इकट्ठे करने पड़े। 3 दिन में वो मैंने पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि मेरी वैसी हालत नहीं थी। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फैमिली से अलग मैं अपने आप को देखता था कि फैमिली से अलग मैं अपने आप लिए क्या कर सकता हूँ, या किस लेवल पे जा सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ। फिर मैंने वो लाइसेंस लिया, काम शुरू किया। तो फर्स्ट मंथ मेरे जो पैसे आए थे वो मुझे आज तक याद है, आज तक मेरे पास वो चेक भी रखा हुआ है, उसका चेक का कॉपी रखा हुआ है। सॉरी, 6750 ये मेरा पहला इनकम था उसमें। मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद फिर मेरे को एक दिशा मिल गई। मैंने कहा इसमें कुछ तो हो सकता है, और फिर उसी दिन एक डिटर्मिनेशन कर लिया था अपनी लाइफ में कि अब सफल होके लौटूंगा। और मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था मेरा सफल होना। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट मंथ कोशिश किया, नेक्स्ट मंथ मेरा 15,700 का चेक आया। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। आपने देखा होगा, आपने तो बहुत अच्छे और बहुत सेलिब्रिटीज के, छोटे लोगों के, बड़े लोगों के, सबके इंटरव्यू लिए होंगे। परिश्रम कहानी जितनी बड़ी होती है, परिश्रम भी उतना ही बड़ा होता है, ये आपने देखा होगा। तो मुझे भी एक चीज तो समझ में आ गई थी कि इतने इजीली तो मुझे सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे कोशिश तो बहुत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके मैं अपनी मंजिल पा पाऊंगा। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स और टैलेंट को यूज करना होता है ना, तो उस टाइम के जो आपके एफर्ट्स होते हैं ना, वो आप ही जानते हो या आपका ईश्वर जानता है कि आपको किस लेवल के एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर इस चीज में सफल होना है, आप कोई दुकान लगा के बैठे हो, कोई सामान बेच रहे हो, उसमें आपको उतना एफर्ट्स शायद ना करना पड़े। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ अपना टैलेंट और स्किल यूज करके एक कागज का टुकड़ा बेच रहे हो दूसरे को, और दूसरे को बेच के उसकी जेब से पैसा निकाल रहे हो और पैसा बना रहे हो, तो ये इतना इजी तो नहीं है। इट्स नॉट अ केक। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अपना चैलेंज स्वीकार कर लिया था, और मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं एनालाइज कर लिया था कि मुझे जाना है। मैंने कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को मैं देख पा रहा था। उसके पीछे जो मेहनत छुपी थी उसको भी मैं देख पा रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मेरे पास उस टाइम पे एक बाइक होती थी, बजाज की एक बाइक होती थी, और उस बाइक को मैंने इसलिए चुना था क्योंकि उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा होती थी। उस बाइक से रंजीत जी, मैं ऋषिकेश से बॉर्डर तक जाता था। बॉर्डर मीन्स मंगलोर बॉर्डर तक, हमारा जो बॉर्डर पड़ता है मंगलोर से आगे पड़ता है, वहां बॉर्डर तक जाता था, मुजफ्फरनगर तक जाता था और बाइक पे जाता था। और जितना भी रूरल एरिया था वो सारा का सारा मैंने टैप किया। जितने भी रूरल एरिया में जितने भी गांव थे, जितनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी गांव थे, जितने भी वहाँ के लोग थे, वहाँ से सबसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, सबके पास में गया, और मैंने अपनी लाइफ का जो ये यात्रा शुरू की थी वो येलो पेजेस से शुरू की। येलो पेजेस में मैं रैंडमली बुक खोला, कोई भी एक नंबर निकाला, उस पर कॉल कर देना था। सर मैं ऐसे से इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ऐसे से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, ऐसे। बहुत सारी बातें सुनने को मुझे मिली, बहुत सारी भली बुरी बातें मेरे को सुनने को मिली, बहुत प्रताड़ित भी मुझे लोगों ने किया, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस ने, मेरी मंजिल ने, जो मेरा विजन था, उसने मुझे हिलने नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस बड़ा क्लियर था। मेरा फोकस सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ सफल होना है, बस। मैंने उसी चीज पे फोकस किया, मैंने बाकी चीजों को देखा ही नहीं। मैं कॉल्स करता गया, कॉन्टेक्ट्स बनाता गया, फिर मैंने इस चीज को समझना शुरू किया कि लोगों की जरूरत क्या है। एक्चुअली मुझे इस बिजनेस में मैं सफल कैसे हो सकता हूँ, लोगों तक पहुंच कैसे सकता हूँ। फिर मैंने इस चीज में जाके इस चीज को देखा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो चीज है कि मैं लोगों की जरूरत को समझूं। लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं, लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूं, सामने वाला मेरे पास आता है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। सबसे पहले ऑनेस्टी, सर्विसेज, टाइमली सब चीजों को डिलीवर करना, जो हमने कमिटमेंट कर दिया या जो किसी से प्रॉमिस कर दिया उसको डिलीवर करना। तो फिर मैं क्या देखता हूं कि तो मैंने लोगों को डोर स्टेप सर्विसेज देनी शुरू करी। सबसे पहले उनके विश्वास को जीता, और जब आप किसी के विश्वास को जीत लेते हो तो फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं।
लेकिन उस विश्वास को जीतने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको कई बार लॉसेस भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने अपना कॉन्फिडेंस किसी के साथ बिल्ड कर लिया, फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वही चीज़ मैंने भी करी, वही कोशिश मैंने भी करी और मैं उस चीज़ में सफल भी रहा। मैंने लोगों में अपना विश्वास बनाया। लोगों के घर पे मैं जाता था, एक कवर नोट के बदले में लोग मुझे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए दे देते थे, बगैर ये सोचे समझे कि यार मेरे पैसे के साथ ये क्या करेंगे। कुछ आपके स्टार्स भी होते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, मैं इन चीज़ों में भी मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो एक मेन जो बहुत बड़ा जो रोल होता है वो आपकी हार्ड वर्किंग का भी होता है। तो मैंने लोगों के घरों तक इंटीरियर में जाना शुरू किया और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे क्या मिली, लोगों को सिर्फ वहाँ पे सर्विसेज चाहिए होती थी, डिस्काउंट से, इन चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका काम अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से हो जाए, बाकी उन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। फिर मैंने ऐसे करके अपनी काम को शुरुआत की। उनको कभी मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मैं एक फ़ोन पे हाजिर हो जाता था। उनको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होती थी, कोई क्लेम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं वहाँ पे चला जाता था। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अपने इस पूरे एंटायर लाइफ में सीखी है और जो मैं दूसरों को भी बोलता हूँ करने के लिए, वो ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर कस्टमर्स को अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो वो यहीं से सुनेगा, और कस्टमर से आप यहाँ से बात करेंगे तो कस्टमर यहीं से सुनेगा। ये मैं सबको बोलता हूँ और ये मैंने अपनी लाइफ में एनालाइज करके देखा कि अगर मैंने कस्टमर से यहाँ से बात करी है तो उसने मेरी बात को यहीं से सुना, और यही मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरे लाइफ में, इनफैक्ट मैं कहूँगा सबकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। मेरे बारे में भी लोगों ने बोला कि इतनी अच्छी फैमिली से होके और आप अपना फैमिली बिजनेस आपने ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको अपनी फैमिली के बिज़नेस से भी आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे जो फैमिली बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिज़नेस है। मेरे फादर और मेरे बड़े ब्रदर रियल एस्टेट में डील करते हैं। और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ, जो मेरे पास बना बनाया प्लेटफॉर्म था, और दूसरा रास्ता था जो रास्ता मेरे को खुद से क्रिएट करना था, खुद के एफर्ट से क्रिएट करना था। वो था जो मैंने चूज़ किया। बट बावजूद मैंने रियल एस्टेट वाले बिजनेस को छोड़ के अपना वो रास्ता चूज़ किया। उसके बाद लोगों ने मुझे बड़ा बोला कि आप ऐसा काम कर रहे हो, वैसा काम कर रहे हो, इसमें तो इतना स्ट्रगल है, इसमें आप सफल नहीं होगे, इतने सारे लोग करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। बट इन सब चीज़ों के अलावा मेरा विज़न क्लियर था कि चाहे अब कुछ भी करना पड़े, अब सफल होके ही लौटूँ। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने लाइफ में आगे बढ़ता चला गया, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाता चला गया, डेटा भी फॉलो किया, लोगों को सर्विसेज दी, लोगों के दिलों में विश्वास बनाया और आगे बढ़ता चला गया। और इनफैक्ट इस बीच मेरे को बहुत सारे दिक्कतें भी आई, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। आप समझिए, बारिश भी थी, तूफ़ान भी था, सर्दी भी थी, सब कुछ था। बावजूद उसके मैंने उन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं करी और अपनी लाइफ में और अपनी जो मेरा एक पाथ था, एक सक्सेस का जो पाथ था, उस पर चलता चला गया। मैं एक दिन ऐसी एक कंपनी के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मुझे एक दिन सवाल किया किसी ने, शर्मा जी आप सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हो, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो मैंने एक सिंपल सा आंसर उनके सामने दिया कि हार्ड वर्किंग। तो कुछ लोगों ने हंसते हुए मुझे बोला कि शर्मा जी दिस इज़ नॉट आंसर, आप सही से आंसर कीजिए। तो मैं उनसे बोला, मैंने कहा वाकई में आप सुनना चाहते हो सही आंसर, आर यू रेडी? बोले हाँ जी हम सुनना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों को ये आंसर किया, मैंने कहा जितनी देर में अगर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कस्टमर का आपके पास फ़ोन आता है और बोलता है सर आप आइए और आके मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, तो जितनी देर में आप ये सोचने में लगाते हो ना, अभी धूप है, अभी बारिश है, अभी क्या होगा, अभी अभी इतनी दूर कैसे जाएंगे, शाम को जाएंगे, सुबह जाएंगे, जितनी देर में आप ये सब सोचने में लगाते हो ना, मैं इतनी देर में वो चेक लाकर ब्रांच में जमा करा देता हूँ। दिस इज़ द रीज़न। और जिस दिन आप इतना जज्बा अपने अंदर कर लेंगे ना, उस दिन आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। और ये छोटे मोटे कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़े कॉन्टेस्ट आप क्लियर कर सकते हो। और रंजीत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर ये आप जो सर्टिफिकेट देखेंगे, कुछ 26 वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे हैं, जिसमें सबसे बड़ा वीज़ा अमेरिका का वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे है। स्कॉटलैंड में गया हूँ, लंदन में गया हूँ, पेरिस में गया हूँ, और ये एशियन कंट्री और न्यूजीलैंड और ये सब टोटल मिला के 26 वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे हैं। और सारे के सारे वीज़ा
सबके सब जितना भी मैंने ट्रैवल किया है वो सारा का सारा ट्रैवल मैंने सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की बदौलत किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरा सक्सेस रहा कि मैंने कभी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठा, हमेशा ऐसे लोगों के बीच में बैठा जैसे संगर अंकल हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिवली मेरे को बूस्टअप करते रहे। ऐसे लोगों के बीच में मैं बैठा और मैंने अपने आप को कभी हताश नहीं होने दिया। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं आपके पास, जब आप सफल हो जाते हो तभी भी आपके बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको किसी दूसरी लाइन में चले जाना चाहिए या आपको कुछ और कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आप एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करो। बीच में छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहेंगी, वो आती हैं, वो हर बिजनेस में आती हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें वो परेशानियाँ नहीं आती? बट आपको अपना विज़न और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेश जी, आप जब बोल रहे थे कि आपने अपना लाइसेंस लिया था 675 रुपीज़ में जी, और पहले महीने की इनकम उससे 10 गुना ज़्यादा आई। जी, जी, जी। 6750। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो आपको बूस्टअप तो वहाँ पे मिलना ही था, बिल्कुल। आपको बूस्टअप तो मिलना ही था। हेलो सर, नमस्ते, मैं महेश शर्मा बोल रहा हूँ और सर इंश्योरेंस कंपनी से। फोन रख, जब देखो यही काम रहता है आपका, फोन रखो। मैंने फ़ोन रख दिया, फिर से फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर 5 मिनट के लिए मिलना सर आपसे। दोबारा फ़ोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरे को उससे कोई कंपटीशन नहीं था, मैंने कभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उसको कभी हताश नहीं किया, मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। एक चीज़ लेकिन मेरे से कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, मेरे से ऊपर कोई नहीं जा सकता। मैं उसको सजेस्ट करूंगा वो 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए पे जाने की कोशिश ना करे। वो 50 लाख रुपए में ऐसा कुछ इनकम जनरेट करे कि जो 70 लाख रुपए में इनकम जनरेट होती है वो 50 लाख रुपए में करने की कोशिश करे। वो उसके जो चेहरे पे खुशी होती है ना जब मैं उसके सामने बैठता हूँ, वो एक्चुअली मेरी इनकम है। महेश जी, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, जी, जी। लेकिन कोई एग्जाम्पल आप हमें दे सकते हैं कि भाई मैंने जो चैलेंजेस इतने फेस किए हैं, ये एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो मेरे चैलेंज को बताता है और मैंने उस चैलेंज को ओवरकम भी किया है। ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आता है किसी कस्टमर के साथ में हुआ हो? जैसे आपने बताया येलो पेजेस में फ़ोन करता तो बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते थे। कोई एग्जाम्पल किसी कस्टमर के साथ याद आता है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक येलो पेजेस पे देख के मैंने कस्टमर को फ़ोन किया था एंड वो डॉक्टर थे, रुड़की में मिस्टर सिंह करके एक डॉक्टर हैं। उनके पास होंडा सिटी थी और 2007 में होंडा सिटी का होना जस्ट लाइक अ मर्सिडीज़। अगर आज के मैं टाइम की बात करूं तो वो एक मर्सिडीज़ से कम नहीं थी उस टाइम पे। तो होंडा सिटी को करना मीन्स ब्रांच में भी हम लोग का नाम होता था कि यार इस बंदे ने इतनी होंडा सिटी का इंश्योरेंस किया, मीन्स इस सेगमेंट में इतने इंश्योरेंस किए। और मुझे हमेशा एक चीज़ जो खाई जाती थी ना, मेरे को एक ही चीज़ खाई जाती थी हमेशा, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे से ऊपर कोई बिजनेस करे। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरे को उससे कोई कंपटीशन नहीं था, मैंने कभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उसको कभी हताश नहीं किया, मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। एक चीज़ लेकिन मेरे से कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, मेरे से ऊपर कोई नहीं जा सकता। और हमेशा से एक चीज़ रही है, आज भी मैं एक चीज़ को मानता हूं, महेश शर्मा का सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, वो खुद महेश शर्मा है। मैं अपने सामने किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता हूं। आज तक 17.5 साल के पूरे इतिहास में मैंने किसी को कॉम्पिटिटर नहीं माना अपने सामने। मेरे सामने अगर मेरे ऊपर कोई चला गया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझको खुद से बर्दाश्त नहीं होता। मुझे रात को नींद नहीं आता कि यार मेरे से ज़्यादा बिजनेस कैसे चला गया यार उसका, यानी मेरे अंदर कोई कमी है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो कम हुए हैं मेरे, कुछ ना कुछ तो छूटा है मेरे से। अब उसको बढ़ाऊंगा आगे, नंबर 1 पे आगे रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक आग लगती है मेरे अंदर किसी को देख के ऐसे कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, उस अवार्ड पे मेरा नाम क्यों नहीं है, ये आग लगती है मेरे अंदर। अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मिस्टर सिंह को मैंने फ़ोन किया, हेलो सर, नमस्ते, मैं महेश शर्मा बोल रहा हूँ और सर इंश्योरेंस कंपनी से। फ़ोन रख, जब देखो यही काम रहता है आपका, फ़ोन रखो। मैंने फ़ोन रख दिया, फिर से फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर 5 मिनट के लिए मिलना सर आपसे। दोबारा फ़ोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। सुना, फ़ोन रखो। फिर से फ़ोन रख दिया। पता नहीं सर उस दिन क्या हो गया था, मुझे भी 3rd टाइम फिर फ़ोन कर दिया। सर एक 5 मिनट मिलना है सर प्लीज़ आपसे, और सर आपके फ़ायदे की बात है, और सर अगर आपको नहीं अच्छी लगी ना मेरी बात
तो अब पुलिस में क्या सर, आप मेरे को ना मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवा दें। अब प्लीज सर 5 मिनट दे दीजिए मुझे, प्लीज मुझे सिर्फ 5 मिनट मिलना आपसे। पता नहीं उनको भी क्या रहा कैसे रहा, मुझे खुद नहीं समझ आया। उन्होंने मुझे बुला लिया, अपने हॉस्पिटल में बुला लिया। आधा घंटा इंतजार करके मुझे बुलाया, मैं सामने बैठा तो बोले हाँ बताओ। मैंने कहा सर वो आपकी होंडा सिटी का इंश्योरेंस था और उसके लिए मैं फ़ोन कर रहा था। उस टाइम पे रिलायंस से मैं सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस करता था, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से। तो मैंने उनको प्रीमियम दिया, बहुत बेस्ट कोट दिया, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये बेस्ट कोट देने के लिए बस मैं आपके सामने बैठा था, अब आपको जो मंजूर हो मेरे साथ कर सकते हो। अब जानते हो रंजीत जी उन्होंने क्या किया, रोड से चेक बुक निकाली और मेरे सामने खिसका दी, भर लो, और साइन किया और चेक लेकर मैं आ गया। आज 17.5 साल आज तक मेरे साथ उनके ऐसे रिलेशन है। उनकी कोई ऐसी शादी, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा जन्मदिन, कोई ऐसा भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता जिसमें मुझे वो याद नहीं करते। आज मेरे उनके साथ घर जैसे संबंध है। तो डिपेंड करता है आप किसी के दिल को कितना छू पाते हो, किसी से कितना क्लियर रह पाते हो, किसी के साथ कितना निभा पाते हो। और जब आप किसी के साथ निभा पाते हो तभी आपको उसके साथ जाने का भी बनता है। अदरवाइज कोई किसी विधान में नहीं लिखा कि आप किसी को जबरदस्ती किसी के साथ रहो या किसी के साथ वो करो। तो मेरा यही राय है कि मैंने कोशिश करी है कि अगर किसी की कोई तकलीफ है, दुख है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं और कोशिश करूं उसके साथ निभाने की। ऐसे ही मेरे कस्टमर के साथ भी मेरा राय है। मैंने हमेशा कस्टमर से यहाँ से बात करी है, तो कस्टमर आज भी मेरे कस्टमर मेरे यहाँ तक हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, छोटे से ऋषिकेश से यहाँ से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। बहुत आपने देख भी लिया, 6,500 गाड़ियाँ मेरे डेटाबेस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और 6,500 गाड़ियों को हैंडल करना, उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं। सबको आप खुश भी नहीं कर सकते हो। कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं सबको बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करूँ, सबको अच्छे से सबको सर्विसेज दूँ, जो वो चाहते हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। कई बार ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं 100% सेटिस्फाई लोगों को कर सकूं, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं। और मैंने अपना ये 6,500 गाड़ियों का जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। कभी 200 छूट गए तो 200 नए भी आ गए, तो मैंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ, मेरा एक और भी एक एडवाइस है हमारे एडवाइज़र्स को जो इस लाइन में हैं या जो हैं। अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी का बिजनेस 50 लाख रुपए महीने का है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम का व्हीकल इंश्योरेंस में, तो मैं उसको यह सजेस्ट करूंगा कि वो 50 से 70 पे जाने की कोशिश ना करे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं उसको सजेस्ट करूंगा वो 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए पे जाने की कोशिश ना करे। वो 50 लाख रुपए में ऐसा कुछ इनकम जनरेट करे कि जो 70 लाख रुपए में इनकम जनरेट होती है वो 50 लाख रुपए में करने की कोशिश करे। क्योंकि और 20 लाख रुपए आप बढ़ के ना अपना चैन सुकून सब खराब कर लेते हो। तो बेहतर है 50 लाख में वो पे आउट्स या कमीशंस या उसमें वो आउटपुट निकालो जो 70 लाख में। बहुत बढ़िया। और यही आपकी सोच होनी चाहिए और यही एक गणित है जो आपको समझना है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक चीज़ आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो मतलब क्या क्या बात करते हैं? दिल से बात करते हैं, मतलब उसमें क्या चेंजेस हो जाता है कंपेयर टू माइंड? देखिए, इसमें मैं एक बात बोलूँगा, ये एक हमारे जो बिजनेस है इसमें एक शब्द है मार्केटिंग। मार्केटिंग हम 2 टाइप से करते हैं। एक मार्केटिंग करते हैं सामान को चिपकाना, कि चिपकाना है कैसे भी करके, बाय हुक बाय कुक, कैसे भी करके, झूठ बोल के सच बोल के कैसे भी करके सामान चिपकाना है। और एक होता है रियल में उसकी सेलिंग करना, कि वाकई में उसकी वो जरूरत है। अब आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे को आपको कुछ सामान बेचना है, तो एक सामान तो मेरे पास वो है जिसमें मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा है, और एक सामान मेरा वो है जिसमें मेरा प्रॉफिट कम है बट उसकी आपको जरूरत है, और एक सामान मेरा ये है जिसमें मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ कोशिश ऐसी करता हूं कि मैं आपकी जरूरत को फुलफिल करूं, मैं आपको वो चीज बताऊं। और जब मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे और आपके जो एक आप उसको क्या कहेंगे, एक इंटीमेसी है ना, एक इंटीमेसी ऐसी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को समझ जाओगे, उन वाइब्रेशंस के थ्रू ऐसे समझ जाओगे कि हाँ यार ये आदमी सच बोल रहा है और सही बोल रहा है और मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। वो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को फील कर जाओगे।
उस चीज़ के लिए मेरे को एक्सप्लेन करने का मेरे पास नहीं हो पा रहा है ऐसे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ, बट ये चीज़ जरूर है, जब मैं कुछ चीज़ आपको वाकई में आपकी ज़रूरत के हिसाब से बोलूँगा, जिसकी वाकई में आपको ज़रूरत है, तो वो वाइब्रेशंस के थ्रू वो आप तक पहुँच जाएगी वो चीज़। एक बार क्या हुआ महेश जी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मोतीलाल ओसवाल कंपनी के जो ओनर हैं रामदेव अग्रवाल जी, वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। जब उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी पूरी खत्म की तो उन्होंने पूछा कि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछे। वैसे ही जैसे आपसे किसी ने एक बार पूछा था कि हकीकत में आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो आपने बोला कि हार्ड वर्क है। मैंने भी उनसे पूछा कि सर एक्चुअल में आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा हार्ड वर्क। जैसा आपने बोला ना, हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन फिर मैं कन्विंस नहीं हुआ, जैसे लोग कन्विंस नहीं हुए आपके उत्तर से, मैं भी कन्विंस नहीं हुआ उनको, और ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकता था, तो चला गया वहाँ से। और बाद में जब घर पे जाके मैंने टीवी चैनल ओपन किया तो CNBC में मुझे वो दिखाई दी। ओके। दूसरे दिन जब ओपन किया फिर CNBC में दिखाई दिया। ये कोइंसिडेंट था कि तीसरे दिन भी जब देखा तो CNBC में वही दिखाई दिया, रामदेव अग्रवाल ही दिखाई दी। तब मुझे पता चला कि इनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी जो है वो CNBC भी है। बार बार CNBC में आते हैं, इतने लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो डेफिनेटली उनका नाम तो हो रहा है। वैसे ही मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में आपकी सक्सेस के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होती, क्या करते हैं? देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने जो शुरुआत से और अब तक जो काम किया है वो इस चीज़ पे काम किया है, मैंने अपने प्रॉफिट को एक किनारे रखा है। मैंने पहले कस्टमर की प्रॉफिट के बारे में सोचा है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के प्रॉफिट के बारे में सोचा है, अपने प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचा मैंने। हाँ, फिर पूरा का पूरा एफर्ट्स डाल के जो बेस्ट प्राइस मैं दे सकता हूँ, इस पूरे धरातल पे जो बेस्ट प्राइस मिल सकती है, उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग नहीं, नथिंग, मैंने वो बेस्ट प्राइस कस्टमर को दे दी। और कस्टमर के प्रॉफिट के साथ मेरा प्रॉफिट कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन महेश जी आप ये सब चीज़ें तब करेंगे जब कस्टमर आपके पास होगा। कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं आप? कस्टमर को हम एक्वायर करते हैं अपनी सर्विसेज के ऊपर, अपने बारे में बता के, अपने बेस्ट प्राइस दे के। नहीं, आप अपने बारे में बताएंगे तो तब जब कोई आदमी होगा आपके साथ। नए आदमी कैसे आते हैं आपके पास, नए लोग कैसे? रेफरेंस। अच्छा। और इस पूरे बल्कि बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप ये मानिए, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे कोई परचून की दुकान है, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, चाहे कोई इंश्योरेंस की लाइन है, या कोई भी आप बिजनेस ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, अगर आपने कस्टमर को रिपीट कर लिया या रेफरेंस आ गया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ये दो चीज़ें आपको अपने बिजनेस में चाहिए, एक चाहिए रेफरेंस और एक चाहिए रिपीट कस्टमर। एक तो आपने मुझे स्टोरी बताई जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, लेकिन आपने उसको ओवरकम कर दिया। बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। कोई ऐसी स्टोरी आप बता सकते हैं, कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप जहाँ पर आपका कस्टमर जो है आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया हो, बहुत खुश हो गया हो, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन गया हो कि भाई मेरे को बड़ी खुशी हुई आज, ऐसा मैंने कुछ कर दिया अपने कस्टमर के लिए? एक बार एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आप सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही, मतलब गाड़ियों का इंश्योरेंस ही करते हैं? हाँ, प्योरली मेरा जनरल इंश्योरेंस का वही करते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस ही करते हैं? हाँ जी, ज़्यादा मेरा इंश्योरेंस वो सब नहीं करते? हाँ, उसके अलावा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी है मेरा, बट मेरा जो मेजर बिजनेस है वो हेल्थ, हाँ, जनरल इंश्योरेंस है। अगर आप ऋषिकेश में जानकी सेतु पे जाएंगे तो वो भी मैंने कर रखा है। अच्छा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड में हमारे, वो भी मैंने कर रखे हैं। रोड्स का, ब्रिजेस का, इन सब का इंश्योरेंस भी मैं ही देखता हूँ। फ्लाईओवर्स, और अभी जो यहाँ पे सबमिट हुई थी, G20 सबमिट हुई थी, उस पर जो यहाँ पे एक ऋषिकेश में हमारे नटराज चौक एक जगह पड़ती है, वहाँ से लेके और वेस्टिन होटल तक का जितना रोड का इंश्योरेंस था वो सब भी मैंने किया। तो आपने मेरे से पूछा था, वाकया बता रहे थे। हाँ, आपने मेरे से पूछा था कि कोई कस्टमर, हाँ, कोई मेरे से कस्टमर खुश होता है तो एक बार क्या हुआ रंजीत जी, कोई किसी गाड़ी का टोटल लॉस हो गया था, मीन्स मेजर एक्सीडेंट हो गई थी। तो उस मेजर एक्सीडेंट में कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आता है। कुछ रात को 12:30 बजे वो एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी। 12:30 बजे रात को मेरे पास उसका इंश्योर्ड का फ़ोन आता है, जिसकी गाड़ी थी वो, और मेरे पास फ़ोन आती है, क्योंकि जब कुछ ऐसी घटना होती है ना तो आप बहुत होपलेस हो जाते हो, कुछ दिखाई नहीं देता आपको, दिमाग शून्य हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे लगता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूंगा, क्या होगा, अब आगे कैसे होगा। तो मैंने उस कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस दिया उस टाइम पे
मैंने कहा देखिए आप बताइए आप ठीक हैं? तो बोलते नहीं, थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब मैनेजेबल है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी चोटें आई हैं बस, ठीक है, इट्स ओके। मैंने कहा सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए और अपने को देखिए। अगले दिन सुबह 9:30 बजे मैं उनके ऑफिस में था डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। मैं खुद वहाँ पे गया, स्पॉट सर्वे किया, सारी चीज़ें करी, फॉर्मेलिटी करनी उसी दिन से शुरू कर दी। और हमारे एक इंश्योरेंस में ना, जब आप नई गाड़ी परचेज करते हो तो उसमें आपको पेपर्स कंप्लीट चाहिए होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो उस गाड़ी में सिर्फ टेम्प्रोरी इंश्योरेंस था, सॉरी टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन कंपनी परमानेंट इंश्योरेंस मांगती है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन मांगती है। तो उसके बावजूद मैंने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा, कुछ इंश्योरेंस के एक्ट पढ़े, उसमें देख के ये देखा कि अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे डीलर ने गाड़ी दी है, इट मीन्स कुछ सोच के दी है, नहीं तो वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के साथ ही गाड़ी देता। तो मैंने एफर्ट्स डाले, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरे करे, कंपनी से कोऑर्डिनेशन किया, और 32 दिन में टोटल लॉस का चेक उनके हाथ में, जो कि अनबिलीवेबल था। 6 मंथ से पहले किसी भी सूरत में, मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मोरल हज़ार्ड भी है, हमारे यहाँ फेक क्लेम भी बहुत आते हैं। तो इन सब चीज़ों को चलते आप मान के चलिए, टोटल लॉस के केसेस मेरे यहाँ पे 5 से 6 महीने से पहले सेटल नहीं होते, लेकिन मैंने उस क्लेम को 32 दिन में सेटल करवाया। और फिर वो कस्टमर के सामने जब भी जाके बैठता हूँ, जब भी कहीं मिलता है मेरे को, उसको लगता है कि मैं क्या कर दूँ इसके लिए, क्या दे दूँ मैं इसको। वो इतने सारे रेफरेंस मुझे देने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मैं क्या क्या करवा लूँ इससे, उसको लगता है कि सब कुछ कम पड़ेगा, इतना भी करवाऊंगा तो इसको कम पड़ेगा, ऐसा उसको लगता है। तो वो उसके जो चेहरे पे खुशी होती है ना, जब मैं उसके सामने बैठता हूँ, वो एक्चुअली मेरी इनकम है, वो मेरा प्रॉफिट है। तो वो मुझे जो देख के लगता है, और यही एक्चुअली मेरा यही मेरा बिजनेस है, और यही मेरा प्रॉफिट है, जो वो लोगों को मैं चेहरे पे देखता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ देखना। इनकम और प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं महेश जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो 17 सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, जी, तो इन 17 सालों में आपने ये बिजनेस करके किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पूरा खुल के तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये बात जरूर कर पाऊंगा, इतनी बात जरूर कर पाऊंगा कि आज जिस स्थिति में मैं हूँ, मेरे उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो बहुत कम लोग ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में मैं यहाँ पे। और मुझे इस लाइन ने इतना कुछ दिया है, एक से एक बड़े पॉलिटिशियंस, एक से एक बड़े हमारे जो बिजनेसमैन हैं, सबके साथ मेरी बातचीत है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मेरे कहने से आपसे छूट गई। देखिए, टाइम भी सबके पास इक्वल है काम करने का, वही 12 घंटे 10 घंटे जिसके पास हैं वो सबके पास ही है। सबको आज़ादी भी है काम करने की। 2 टाइप से मैंने लोग देखे हैं खासकर अपने इस फील्ड में। एक लोग क्या हो गए, आप लोग 4 जने खड़े हैं, 4 लोग आप लोग हैं। रंजीत जी, मैं आपके पास आया, क्योंकि मैं आप ही को जानता हूँ, बस बाकी 3 को मैं नहीं जानता। आपके पास मैं आया, आपसे मिला, आपसे मिलके मैं 15 मिनट खड़ा हुआ, वापस गया। तो बाकी के 3 लोग बोले, यार कौन था ये आदमी? देखो यार रंजीत, दोबारा इस टाइप के आदमी का अगर हमारे सामने मिलवाया या खड़ा किया ना, हमारे से बात मत कर। एक आदमी ये हो गया, अब दूसरे आदमी की बात करते हैं। मैं आपके पास आया, मिलके गया, 10 से 15 मिनट मिलके गया और मिलके वापस गया। तो जब मैं आपसे मिल रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपको ही जानता हूं, बाकी 3 लोग को तो जानता ही नहीं, आपके अलावा कम से कम 2 आदमियों का मन करना चाहिए मुझसे बात करने का, कोई भी बहाना लेके, और उनका कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए, तीनों का। आपका तो होगा ही होगा क्योंकि आपसे मिलने आया हूं, बाकी 3 का भी कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए कि यार कैसे भी करके इससे बात से जरूर करनी है, उनके दिमाग में लगना चाहिए। और कम से कम 2 आदमी कोई भी बहाना लेके मुझसे बात करना चाहिए। और फिर जब मैं यहां से चला जाऊं आपसे मिलने के बाद, वो तीनों के 3 लोग बोले, यार कौन था यार, बड़ा यार एनर्जेटिक आदमी था, क्या आदमी था यार वो। ये चीज, ये आपका व्यक्तित्व होता है।
बहुत बढ़िया। और ये कहीं किसी मार्केट में नहीं मिलता, किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी पैसे के बदले नहीं मिलता, ये आपको खुद बनाना पड़ता है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हो, बात करते हो, तो आपको इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि सामने वाले को क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके बारे में जानने की। यार ये आदमी कौन है यार, ऐसा आदमी नहीं देखा हमने तो आज तक। इतना एनर्जेटिक, बात करने में इतना अच्छा, यार बड़ा अच्छा आदमी था यार, कौन था ये, बताओ इसके बारे में। तो मेरा ये मानना है कि आदमी को ऐसा होना चाहिए, आदमी का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, जी, ये आपने बोला रोड्स के करते हैं, गाड़ियों के करते हैं, अभी G20 का हुआ तो उसमें भी आपने कुछ इंश्योरेंस किया। तो ये सब चीज़ों का इंश्योरेंस करने के लिए जो जिस प्रकार के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, जी, उसके लिए आप अपने आप को कैसे अपडेटेड करते हैं? देखिए, टेक्निकल नॉलेज की अगर बात करूं, वैसे तो कंपनी भी टाइम पे ट्रेनिंग करवाती है, सब करवाती है, लेकिन मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, आप अगर तैराकी सीखते हो ना, आपके साथ में 2-2 कोच होते हैं आपको सिखाने के लिए। मैं नहीं मानता कि आप वहाँ से बहुत अच्छा कुछ सीख पाएंगे। जब आपको अकेले डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है ना, और तब आप सीखते हो ना, उसको सीखने का भी मजा अलग है, और उस चैलेंज को लेके सीखने का मजा भी अलग है। और एक्चुअली आप तभी सीख पाते हो, किसी के सपोर्ट के साथ आप नहीं सीख पाते हो, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली कर रहे होते हो ना, तभी आपको नॉलेज मिलती है। और मेरी एक शुरू से एक चीज़ और बोलने का रहता है, मैंने शुरू से अपने अंदर जो एक चीज़ देखी है, या जिस चीज़ पे मैं अप्लाई करता हूँ चीज़ों को, जब आपको पानी कहने से पानी नहीं मिलेगा ना, वाटर कहना आपकी मजबूरी बन जाए। तो यही चीज़ है, जब आपको कोई चीज़ करनी होती है, और सब चीज़ के पीछे एक जो बहुत बड़ा मोटिव है, वो है पैसा। जब आपको किसी चीज़ के पीछे इतना बड़ा मोटिव दिखाई देता है कि वहाँ से आपका पैसा बनना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक टीज हो जाएगी उस चीज़ को सीखने की, करने की, और बहुत जल्दी आप उस चीज़ को सीख जाओगे। 10 टाइम्स आपका दिमाग चलेगा उस चीज़ को सीखने के लिए। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है, पैसा। विजन और पैसा, विजन भी है, पैसा भी है। जब 2 मोटिव आपके साथ हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, विजन की बात आपने की है, तो एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा महेश जी। यहाँ से आगे अब आपका क्या विजन है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या विजन को लेकर, कौन सा विजन आपके दिमाग में है आज की तारीख में? देखिए, अब अगर इस तरह की आप बात करें, तो मेरा विज़न यही है लाइफ का कि मैं कुछ 5 से 7 साल और इस बिज़नेस में काम करूं। उसके बाद मैं अपने बिज़नेस को ऐसे करके सेटअप करूं कि मैं बिज़नेस से रिटायर्ड हो जाऊं, लाइफ को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करूं, और एज ए कंसल्टेंट मैं लोगों के साथ रहूं, लोगों की हेल्प करूं, लोगों को बताऊं उसके बारे में, और अपना बिजनेस ऐसे सेटअप करूं कि मेरा 10 से 15 लाख रुपए महीने का आता रहे, और मैं अपनी लाइफ को सुकून से जीऊं। क्योंकि मैं 2007 से ही बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अब मेरा ये भी स्टार्टिंग से भी था, और इनफैक्ट अभी भी है, कि पूरी लाइफ थोड़ी ना काम करना है, लाइफ को जीना भी है, अपने हिसाब से जीना है। और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए आपको, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर आप 45 या 47-48 ईयर्स की एज में अगर आके आप अगर रिटायर होते हो किसी बिजनेस से, और खुद के लिए सारा टाइम निकालते हो, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। ये सब लोग नहीं कर पाती ये चीज़। अगर इस छोटी सी एज में अपने आप को आप इतना स्टेब्लिश बना लेते हो कि आपके पास इनकम के सोर्स भी आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप सो रहे हो, जाग रहे हो, डजेंट मैटर, आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, और आप कंसल्टेंसी के तौर पे लोगों की हेल्प करते हो, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है ये, और यही मेरा विजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेश जी, आपकी लाइफ जर्नी जो रही है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और आपका, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, बहुत इंस्पायर करता है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुंबई से आया हूँ ऋषिकेश तक, और आपका मुझे इंटरव्यू लेके बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। TITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।